Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST chapter 12 in history. This is last chapter, and as you know that we had discussed this chapter last 1 week. And my dear student, one more thing which is very important, which I want to tell you, that कि हमने इतनी सारी क्लासें पढ़ी, what we have discussed, what we have read, all the chapters, all the topics. But what I observed in online classes, that you are all not take it seriously. My dear student, as you know that this is the very crucial time for both, I mean to say that for the student and teachers also, and during that time it is our responsibility that we had to take our 100% for our study. As far as the matter of your school, as far as the matter of your classes, टीचर्स पूरी प्रयास के साथ आपको एक एक पॉइंट्स को, एक एक टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी अपने लेवल पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. बिना कोऑपरेशन के, बिना आपके इंटरेस्ट के इन क्लासों का महत्व कम हो जाएगा. तो इसको सीरियसली लीजिए, ध्यान दीजिए, उन चीज़ों को देखिए जो आपको नहीं आता, और ऑनलाइन क्लासेस में उस टीचर से उस संबंध में भी बातें करिए. ओके, लेट अस कम एंड डिस्कस द क्लास 12 हिस्ट्री, सॉरी क्लास 8 SST, क्लास 8 SST, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट. आप इसके बारे में पढ़े होंगे. डेट 16/11/2020. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा. इस चैप्टर में हमने किन किन टॉपिकों को टच किया, ये चैप्टर क्यों आवश्यक है आपके सिलेबस के लिए, इन बातों पे भी बात करना जरूरी. As you know that this is a very very important chapter for you, because on the basis of that you can easily understand the topic, chapter, the syllabus. आप भारत की स्वतंत्रता के बाद हुए परिवर्तनों को समझ सकते हैं. क्या चेंजेज आए, क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, भारत को यूनाइट रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों ने क्या क्या काम किए, और फिर संविधान सभा के लोग किस तरीके से अपनी अपनी बातों को संविधान में रख रहे थे. हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी फ्यूचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फ्यूचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे हमने स्पेशली 3 फीचर्स पे बात किया था. फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने 3 टॉपिक पे बात की थी. किन किन टॉपिक पे मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था, पहला, सभी के प्रति विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी को अधिकार दिया गया. किस चीज का? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या था कि हर भारत का नागरिक, यदि वो स्वस्थ हो, स्वतंत्र हो, दिमागी रूप से भी ठीक हो, और उसकी उम्र 21 ईयर हो या 21 से एबव हो, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट दे सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इसमें न ऊंच नीच का डिस्क्रिमिनेशन था,
न ही धनी और गरीब का डिस्क्रिमिनेशन था, न ही स्त्री और पुरुष का डिस्क्रिमिनेशन था, न ही शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और अपर क्लास जैसे डिवाइडेशन किए गए थे। एवरीवन हैव इक्वल राइट्स, एवरीवन हैव इक्वल वोटिंग राइट्स। फिर दूसरी हमने बात की थी और वहां पे हमने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सेकेंड बात, कि कॉन्स्टिट्यूशन, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द इक्वलिटी बिफोर लॉ। संविधान के प्रति संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है। इक्वलिटी, समानता सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में तमाम सारे ऊंच नीच, अपर क्लास, लोअर क्लास, छोटे बड़े, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट जैसे तमाम सारी छोटी छोटी चीजों पे थी। तो इन सारी बातों संविधान सभा के सदस्यों ने समझा और उन लोगों ने इस मुद्दे को एक भली प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास किया और इक्वलिटी बिफोर लॉ संविधान का एक प्रमुख अंग बनी। फिर तीसरा मैंने बात किया कि जैसा कि आप समझ रहे थे कि हमारे देश में तमाम सारे शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, नीची जातियों के लोग थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार, अत्याचार, सोशल जो एक्सप्लॉयटेशन हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनके लिए भी कुछ डिमांड की, उनके लिए भी कुछ मांगा। उनके लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि द थर्ड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज द स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर पुअरेस्ट एंड डिसएडवांटेज पीपल। पुअरेस्ट एंड डिसएडवांटेज पीपल के लिए थर्ड बात की, पुअरेस्ट एंड डिसएडवांटेज पीपल। दो वर्ड, इन दो वर्ड में एक पूरी कम्युनिटी जुड़ जाती है। कौन कौन? तो कहता है एक बड़ा वर्ग। वो बड़ा वर्ग कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और इनकी बातों को मजबूती से रखते हैं संविधान सभा में। कौन? आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि एच.जे. खांडेकर ने अपने लोगों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखा। ठीक वैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी बातें की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जयपाल सिंह ने इन चीजों के लिए, अपने लोगों के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस, रिजर्वेशन की बात कही और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीटों को रिजर्व किया पार्लियामेंट में। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में भी इनके पार्टिसिपेशन के लिए कुछ छूट दी, कुछ फैसिलिटीज दी। इस तरीके से हमने एक विस्तार से चर्चा की, इसमें बातें की। फिर हम लोगों ने बातें की थी लास्ट क्लास में, वो था कि किस तरीके से सेंटर पावरफुल हो या स्टेट पावरफुल हो। सेंटर पावरफुल या स्टेट पावरफुल में क्या होगा? दूसरा हमने बात की थी कि फीचर ऑफ के बाद हमने बात की थी कि हु विल बी पावरफुल, मोर पावरफुल, more powerful center और वर्ड है आपके रूप में यूनियन और स्टेट। और ये यहां पे हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ते हुए क्लियर किया था कि यूनियन को ज्यादा पावरफुल होना चाहिए स्टेट की तुलना में, जबकि मैसूर और मद्रास के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन लोगों का मानना था कि स्टेट को ज्यादा
पावर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट को ज्यादा पावर नहीं मिलेगा तो दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी दिल्ली में स्थित है, वो राज्यों के लिए प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। दो ग्रुप बन गए थे और इन दो ग्रुप में काफी लंबी बहस हुई और इसके आधार पे संविधान सभा ने सब्जेक्ट लिस्ट का कैटेगराइजेशन किया। सब्जेक्ट जितने थे उन सब्जेक्टों को 3 पार्ट में बांटा। आर्टिकल 246, शेड्यूल 7, द लिस्ट, एक प्रोविजन बनाया गया संविधान में। और ये लिस्ट किसके थे? सब्जेक्ट के थे। और ये सब्जेक्ट क्या थे? कहता है कि वो सब्जेक्ट जिस पे केंद्र, इट मीन्स यूनियन, इट मीन्स सेंटर कानून बनाएगा, वो सब्जेक्ट जिन पे स्टेट कानून बनाएगा, और वो सब्जेक्ट जिन पे स्टेट और कौन दोनों कानून बनाएंगे। स्टेट भी बनाएगा और सेंटर, दोनों को यह अधिकार है कि वो उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो स्टेट और सेंटर दोनों को मतलब कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तीनों लिस्ट के बारे में दिमाग में रख लीजिए। पहली लिस्ट थी यूनियन लिस्ट, जिसमें 99 ओरिजिनली सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी 100 सब्जेक्ट हो गए। दूसरी लिस्ट थी स्टेट लिस्ट, जिसमें 61 ओरिजिनली सब्जेक्ट थे, अभी 66 हो गए। और तीसरी लिस्ट थी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में 41 थे, अभी 46 सब्जेक्ट हो गए। तो इन सब्जेक्टों का कैटेगराइजेशन करके स्टेट और सेंटर के बीच के झगड़े को खत्म कर दिया गया। अब एक और विवाद जिस पे चर्चा चल रही थी, लैंग्वेज डिस्प्यूट। लैंग्वेज डिस्प्यूट क्या थी भाई? लैंग्वेज डिस्प्यूट में नेशनल लैंग्वेज की बात हो रही थी। नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, राष्ट्रभाषा हमारी क्या होनी चाहिए? कुछ लोगों ने कहा हिंदी, कुछ लोगों ने कहा हिंदुस्तानी, कुछ लोगों ने कहा इंग्लिश, और कुछ हिंदुस्तानी और हिंदी को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। तो अब यहां पे हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या होगी, इस पे लंबी चर्चा चली, बहस चलने लगा। और ये बहस काफी लंबा चला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बहस में वो वर्ग था जिसने पहले फेवर किया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी। आई मीन टू से दैट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर दे डिस्कस that which language should be our national language, the many more constituent assembly members they favored the statement of Mr. Gandhi that our national language should be Hindustani, in which the different language word that has accepted without any hesitation, and it should be took a feature of our national language, एक स्वरूप लेगा हमारी राष्ट्रभाषा का। लेकिन जब इसी मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर ने बड़ी किस तरीके से बड़े फोर्सफुल रखा कि नहीं, हमारा जो नेशनल लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, वो हिंदी होना चाहिए। हिंदी इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या, द ह्यूज अमाउंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, द यूजेस दिस लैंग्वेज, इस भाषा का प्रयोग करती है। और यह भाषा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप बात करेंगे, देखेंगे, तो
50% से एबव लोग हिंदी भाषा किसी न किसी रूप में बोलते हैं। अब ये मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, एक नए रूप में, एक नए स्वरूप में, एक नए तरीके से विवाद को बढ़ते हुए देख करके इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी उठाई गई। हमने कहा कि जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि द मेनी इंडियन कंट्रीब्यूटेड टू फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय B.R. Ambedkar, who was chairman of drafting committee and under whose the supervision the document was finalized. In his final speech to the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar pointed out the political democracy had to be accompanied by economic and social democracy. Giving the right to vote would not automatically lead to the removal of other inequalities such as between rich and poor or between upper and lower caste, with the new constitution said as. अब यहां से B.R. अम्बेडकर का रोल दिखाई देता है। इन लोगों ने लैंग्वेज के बारे में बात की, भाषा कमेटी, लैंग्वेज कमेटी बैठी। इस लैंग्वेज कमेटी ने डिसाइड किया कि भाषा क्या रहेगी। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी भाषा होगी जिसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी होगी, मतलब संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यादा होंगे, और नहीं फारसी या उर्दू अधिकृत जो उर्दू भाषा होगी ये होगी। दक्षिण के लोग तो अलग से नाराज थे कि उनके ऊपर ये सारी लैंग्वेज थोपी जा रही है, क्योंकि उनका जो मदर टंग थी वो तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषा थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं वो इन भाषा को एक्सेप्ट करेंगे तो वो जॉब से बाहर नहीं हो जाएंगे, कहीं वो इन समस्याओं से दूर तो नहीं हो जाएंगे, और ये समस्या उनके लिए बड़ी बनी हुई थी। इन चीजों के निपटारे के लिए, इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए एक लंबा डिबेट हुआ। समय समय पे 3 सालों में संविधान बनने के क्रम में लगभग 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज का जो टाइम लगा, 3 इयर्स का टाइम लगा, उसमें टाइम टू टाइम लैंग्वेज डिस्प्यूट होते रहे, भाषा संबंधी विवाद होते रहे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, क्या होनी चाहिए। अंततः डिसाइड किया गया कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी। स्टेट या जो प्रोविंसेस हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज में काम कर सकेंगे ऑफिशियली वर्क, और 15 वर्षों के लिए, आगामी 15 वर्षों के लिए इंग्लिश में आम जो चलन है काम करने की वो अंग्रेजी चलती रहेगी। तो इस तरीके से इंग्लिश में 15 वर्षों के लिए काम को जो छूट मिली थी, आज तक वो किसी न किसी रूप में विद्यमान है। रीजनल लैंग्वेज में आज भी काम होते हैं, लेकिन आज भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। माइंड इट हियर व्हाई आई एम फोकसिंग दैट हिंदी इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट इट और नेशनल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजकीय भाषा है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी कहने का सेंस मेरा इतना ही है कि हिंदी को क्या किया गया, हिंदी अब एक राजकीय भाषा के रूप में रखी गई, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता नहीं दिया गया। तो इस तरीके से लैंग्वेज डिस्प्यूट भी खत्म किया गया। ये चीजें हमने पढ़ी। अब इन चीजों के बाद हम उन बिंदुओं को देखेंगे, उन टॉपिक्स को देखेंगे जो बताएगा कि अब स्टेट कैसे बने, राज्यों का गठन कैसे किया गया। पहले समस्या थी कि राज्य कैसे बनाए जाए, हाउ वर स्टेट टू बी व्हाट फॉर्म, हाउ अगला पॉइंट था हमारा, हाउ वर स्टेट
how were states to be formed? How were states to be formed? राज्य कैसे बने, बनाए जाएं, अगला पॉइंट था हमारा। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अब यहां पे एक लंबा विवाद आपको दिखेगा भाषा संबंधी। राज्य भाषा के आधार पर बनाए जाएं कि राज्य की अपनी एक टेरिटरी हो कि स्टेट किस आधार पर डिवाइड किया जाए, एक बड़ा प्रश्न। कहता है 1920 के दशक में, 1920 के डिकेड्स में जो स्वतंत्रता संघर्ष नेशनल मूवमेंट की जो मेन पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद होगा, भारत देश जैसे ही अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होगा, when we will be free from Britishers, every and each linguistic groups they had their own state. सभी भाषाई प्रदेशों को, भाषा समूहों को अपना एक अलग अलग प्रदेश दे दिया जाएगा। भाषा के आधार पे राज्य बनाने की बात कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था स्वतंत्रता के पहले, जब भारत आजाद हुआ था उसके पहले। और अब भारत आजाद हो रहा था, हो चुका था, तब ये विवाद उठना तो लाजमी था कि झगड़े तो होने ही थे। भाषा के आधार पे राज्य बनाने की मांग तो उठनी ही थी। आई मीन टू से दैट द क्वेश्चंस that will be directly connected with the linguistic state on the front of Congress. कांग्रेस के सामने ये बात तो आनी ही थी। आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो भी आश्वासन दिया कि देश आजाद हो जाएगा तो प्रत्येक बड़े जो भाषाई समूह है उनको अपना अलग प्रांत दिया जाएगा। तो आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस शांत बैठ गई। और जब कांग्रेस शांत बैठी तो फिर ये भाषा के आधार वाले जो प्रदेश थे, भाषाई स्टेट, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने शुरू किया एक लंबी चर्चा, एक लंबा विवाद, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे इस समस्या का निराकरण किया जाए। कांग्रेस इसलिए शांत हो गई थी क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्र को मिल रही थी। देश विभाजित हो चुका था। हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए जो भीषण दंगे थे, राइट्स थे, उसमें 10 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से लोग ज्यादा मारे गए थे, 1 मिलियन। और ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था? क्या भाषा के आधार पे हम देश को बांटेंगे तो दंगे नहीं होंगे? क्या भाषा के आधार पे बांटने पर हमारे देश के कहीं टुकड़े ना हो जाए? इस तरह के तमाम सारे क्वेश्चन कांग्रेस सदस्यों के जहन में गूंज रहे थे। लोग डरे हुए थे। कांग्रेस पार्टी खुद डरी हुई थी कि भाषा के आधार पर स्टेट बांटने पे कहीं नेशनल इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन ना उठे, नेशनल यूनिटी पे क्वेश्चन ना उठे, एकता और अखंडता के खिलाफ कहीं ये कदम घातक न सिद्ध हो। और तब जाकर के क्या किया गया? एक सुधारवादी कदम लिया गया। और यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उसमें उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, दोनों ने
भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति का विरोध किया। इट मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द वाइस प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल बोथ प्रोटेस्ट अपोज दैट नेशन शुड नॉट बी कैटेगराइज ऑन द लैंग्वेज बेस, भाषा के आधार पर। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा कि जो उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना कि जैसा वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा है कि इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में जो रुकावट डालने वाली हर चीज को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। हमने ये कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग का समर्थन नहीं किया जा सकता कि देश को भाषा के आधार पर बांटा जाए। तो ये बातें, ये सारी चीजें कौन कह रहा था? ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो इन चीजों को रख रहे थे। उनकी बात सही थी, काफी हद तक वो ये बात सही कह रहे थे कि हमारे देश की पहली और आखिरी जरूरत ये होनी चाहिए कि हम राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें, राष्ट्रवाद में आने वाली हर चीज, हर रुकावटों को दूर करें, उन्हें उखाड़ के फेंक दें, उन रास्ते से हटा दें। और हम लोगों का ऐसा विश्वास है, और हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र है, उसको भाषाई प्रांतों के सवाल पर हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। हम भाषा के आधार पर देश को बंटवारा नहीं कर सकते। अब यहां पे एक प्रश्न होता है कि जिन बातों का समर्थन कांग्रेस स्वतंत्रता के पहले कर रही थी, भाषा के आधार पर राज्य अलग से बनाए जाएंगे, अब उन्हीं बातों का विरोध कांग्रेस क्यों कर रही थी? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण था। धर्म के आधार पर भारत दो देशों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान। और अब कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता ये नहीं चाहता था कि इस तरह का विवाद फिर उत्पन्न हो और लैंग्वेज के आधार पर देश कई खंडों में टूट जाए, बंट जाए। कांग्रेस के नेता अपने वादे से पीछे हट रहे थे, इसीलिए जगह जगह पे असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ के लोग, मलयालम भाषा के लोग, मराठी भाषा के लोग सभी अपने अपने राज्य का इंतजार में थे। और सबसे गहरा असंतोष तो मद्रास प्रेसिडेंसी में दिखाई देता है, जहां पे तेलुगु भाषा के थे डिस्ट्रिक्ट, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लोग एक्सट्रीम पथ को अडॉप्ट कर रहे थे, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। इसी साल अक्टूबर में जो एक वयोवृद्ध ओल्डेस्ट गांधीवादी नेता थे पुट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषियों के हित के लिए, रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पे बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्रीरामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए और फिर जैसे ही ये मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ा, एक नए स्वरूप में एक नया रूप लिया इस मूवमेंट ने। 58 दिनों के लंबे अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 58 डेज के लंबे स्ट्राइक के बाद, हंगर स्ट्राइक के बाद 15 दिसंबर 1952 पुट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। वो मर गए भूख हड़ताल करते।
जैसा कि एक अखबार ने लिखा कि श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। पूरे आंध्र प्रदेश में हड़ताल, दंगे, एकदम स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांगनी पड़ी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनेगा और 1 अक्टूबर 1953 आंध्र के रूप में एक नया राज्य का गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश कहा गया। तो ये तो लंबा इतिहास है भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने का। हम इस टॉपिक को फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।